नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था वो दोनों लंदन से वापस आ जाते हैं और यीमू अपने घर चला जाता है। जब वो घर से लौट कर आता है तो वो देखता है चैंगमो उसके दरवाजे पर खड़ा है। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब यीमू चैंगमो को देखता है तो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और चैंगमो बोलता है, मेरे घर का लीज खत्म हो गया है, इसकी वजह से मैं वहाँ नहीं रह सकता, मुझे दूसरा घर ढूंढने में टाइम लगेगा, तो तब तक तुम मुझे यहाँ रहने दो। चैंगमो अपने सामान के साथ में और हिये के साथ में आया था। हिये भी यीमू की ओर देख रहा था और वो भौंक रहा था। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और अपने दांत पीसता है, अपनी पॉकेट से चाबी निकालता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। यीमू चैंगमो को यहाँ रहने नहीं दे सकता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे देख लिया था। आखिर में वो क्या सोचेंगी, इस वजह से वो गुस्सा होता है और दरवाजे को जोर से खोलकर अंदर से बंद करने की कोशिश करता है। तभी चैंगमो उसे आकर रोक लेता है और बोलता है, ब्रदर प्लीज मुझ पे दया दिखाओ, मुझे यहाँ रुकने दो, मेरे पास में कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए। यीमू बोलता है, तुम्हारे पास में इतना पैसा है, आखिर में तुम किसी होटल में क्यों नहीं जाते, तुम मुझसे जिद क्यों कर रहे हो? इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, चैंगमो उसके कमर में हाथ डालता है और उसको दीवार के सहारे खड़ा कर लेता है और उसको किस करने लगता है और चैंगमो उससे बोलने लगता है, प्लीज मुझे रुकने दो यहाँ पर, मेरे पास में और कोई जगह नहीं है रुकने की, क्या तुम्हारे पास में मेरे लिए थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है? यीमू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और उससे बोलता है, हमारे बीच में जो भी हुआ वो एक दुर्घटना थी और हमने कहा था कि हम इस बारे में अब कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। चैंगमो ने अपना सर झुकाया और यीमू को किस करने लगा और बोला, इतने कठोर मत बनो, क्यों ना हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें। और देखो, मैंने तो तुम्हारी माँ से भी बात की थी ना। यीमू बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो। यीमू बोलता है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो अपने ग्रैंडफादर के पास जाओ। चैंगमो उसको पुश करता है और बोलता है, क्या तुम अपने ग्रैंडफादर को हस्बैंड बुला सकते हो? और चैंगमो बोलता है, मुझे खुद से दूर मत करो, प्लीज़ मुझे तुम्हें सेटिस्फाइड करने दो। 2 बार के एक्सपीरियंस के बाद से चैंगमो को पता चल चुका था कि यीमू के वीक पॉइंट्स क्या हैं और वो उसी का फ़ायदा उठाता है। यीमू धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर आते हैं। चैंगमो चारों ओर देखता है और वो सीधा यीमू के बेडरूम में चला जाता है। आधी रात हो चुकी थी जब यीमू की आंखें खुलती हैं। उसे अपने साइड में सो रहे इंसान का फेस दिखाई देता है जो कि सोते हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके चैंगमो के फोrehead के बाल यीमू की गर्दन को छू रहे थे और उसे बहुत ही इची महसूस हो रहा था और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल भी था। वो चैंगमो से थोड़ा सा दूर होता है और पिलो लेकर लेट जाता है और वो दीवार की ओर देखने लगता है और सोचने लगता है, जो भी हुआ वो ये सब नहीं करना चाहता था, वो नहीं चाहता ये सब, मगर ना जाने क्यों वो अपना कंट्रोल खो देता है। आज उसकी बॉडी बहुत ही थकी हुई थी और उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो इसी तरह से दीवार को देखते हुए लेटा हुआ था। आधी रात में चैंगमो की आंखें खुलती हैं और वो देखता है उसकी बगल में लेटा हुआ शख्स अभी तक सोया नहीं है। वो अपना हाथ बढ़ाता है और यीमू को अपने सीने से लगा लेता है, मानो वो इशारा कर रहा हो कि सो जाओ। चैंगमो की सांसें यीमू से टकराने लगती हैं और यीमू को किसी के साथ होने का एहसास होता है और वो चैंगमो की ओर देखता रहता है और चैंगमो सो जाता है। यीमू चैंगमो को देखता रहता है मगर उसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद बड़ी मेहनत कर यीमू अपने आप को चैंगमो से छुड़ाने में आज़ाद करने में कामयाब होता है और वो जाकर बैल्कनी में खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है। काली अंधेरी रात थी और सर्द हवा चल रही थी। यीमू जानता था वो चैंगमो से नफरत नहीं करता, ना ही उसने कभी उससे नफरत की है, मगर वो समझ नहीं पा रहा था आखिर में चैंगमो चाहता क्या है और उनके बीच का रिश्ता क्या है। वो अभी भी अनकंफर्टेबल था। तभी चैंगमो की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि उसके साइड में सो रहा इंसान अब नहीं है। वो चारों ओर देखता है और वो यीमू की ओर आगे बढ़ने लगता है।
चेंगमो यीमू के पास जाता है और उसे ठंड का एहसास होता है और चेंगमो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या पागल हो गए हो? इतनी सर्दी में मरना चाहते हो? क्या तुमको पता भी है कितनी ठंडी हवा चल रही है और तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, वो भी एक पतली सी शर्ट में? वो अंदर आता है और रूम से चादर लेता है और यीमू को ढक देता है। यीमू बोलता है, मैं ठीक हूँ, और पूछता है कितना टाइम हुआ है। चेंगमो बोलता है सुबह के 5 बजे हैं। यीमू बोलता है ठीक है, मुझे जाना है, और वो बाथरूम में चला जाता है। वो नहाकर बाहर आता है और चेंगमो उससे पूछता है, अभी कंपनी जाने में तो 3 घंटे बाकी हैं, तुम अभी से तैयार क्यों हो रहे हो? यीमू बोलता है, नहीं, मुझे सुबह मीटिंग पे जाना है, मुझे पहले ही साइट की चेकिंग करनी होगी, मैंने सुबह का टाइम लिया है। चेंगमो बोलता है, लेकिन इतनी सुबह जाने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम चाहो तो मैं कंपनी में बात करके लेट कर सकता हूँ, और तुम थक चुके हो तो मैं इतनी जल्दी कंपनी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो रेस्ट ले सकते हो, मैं देख लूँगा। यीमू बोलता है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा बिहेवियर रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सुबह का टाइम लिया है तो मैं साइट पर जाऊँगा इंक्वायरी करने, मैंने बिल्डर से भी बोल दिया है। यीमू जानता था उसे सुबह यनचेन से मिलना है। जब वो फ्लाइट में था तो यनचेन का मैसेज आया था जिसमें वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता था और वो उस साइड के बारे में भी बताना चाहता था, मगर ये बात यीमू चेंगमो को नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो जानता था चेंगमो का टेम्परामेंट कैसा है और वो उससे बहस नहीं करना चाहता था। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और उसे बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बना देता हूँ अगर तुम्हें अभी जाना है तो। यीमू चेंगमो से कुछ नहीं कहता। चेंगमो जाकर नूडल्स बनाता है और यीमू को देता है, मगर यीमू को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, मगर वो जानता था चेंगमो उसे ऐसे जाने नहीं देगा, इस वजह से वो डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार करता है। चेंगमो जब यीमू को नूडल्स सर्व करता है तो वो उससे बोलता है, तुम्हें ठीक से खाना खाना चाहिए। यीमू धीमे धीमे खा रहा होता है। चेंगमो उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और भी खाना है? यीमू मना कर देता है और वो बोलता है, क्या ये? चेंगमो बोलता है, क्या ये नूडल्स अच्छे नहीं बने? यीमू कुछ नहीं बोलता और वो बोलता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यीमू बोलता है, ठीक बने हैं। चेंगमो बोलता है, फिर तुम खा क्यों नहीं रहे हो ठीक से? यीमू बोलता है, थोड़े कच्चे हैं, नेक्स्ट टाइम याद रखना। चेंगमो कुछ नहीं बोल पाता, वो बस उसके मुंह की ओर देखता रहता है। यीमू इतना बोलकर वहां से निकल जाता है और वो साइड पर पहुंचता है। यीमू देखता है कि यनचेन की गाड़ी खड़ी हुई थी। वो कार के पास जाता है और नॉक करता है। यनचेन दरवाजा खोलता है और उससे बोलता है, तुम तो टाइम के पक्के हो। यीमू उसकी ओर देखता है और बोलता है, मगर तुम समय से पहले ही आ गए। यीमू देखता है यनचेन ने कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं और वो यनचेन से पूछता है, आखिर में तुमने अपनी आदतें बदल ही ली। यनचेन बोलता है, अब तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए, आखिर में हमें पहले जाके वहाँ पर देखना होगा वहाँ के हालात क्या हैं और उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन हैं। यीमू सोचता है और वो अपनी कार के पास जाता है। उसकी कार में पहले से ही कपड़े रखे हुए थे। वो जाकर कपड़े चेंज करने लगता है और यनचेन यीमू की ओर ही देख रहा होता है। यीमू कपड़े चेंज कर कर आता है। यनचेन उसे देखकर बोलता है, आखिर में ये सूट मैंने ही तुम्हें तुम्हारे पते पे दिया था। यीमू यनचेन की ओर देखता है और उससे बोलता है, हाँ, पहले मैं इसको रखना चाहता था और कभी पहनना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस था, इसलिए मैंने कभी इसे पहना नहीं। यनचेन बोलता है, लेकिन अब? यीमू बोलता है, अब फर्क नहीं पड़ता। यनचेन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गाड़ी में जाके बैठ जाता है और यीमू से इशारा करता है बैठने के लिए। यीमू भी कार में जाकर बैठ जाता है। यनचेन विंडो की ओर देख रहा होता है। अचानक से उसकी नज़र यीमू की गर्दन पर पड़ती है और वो शॉक हो जाता है। वो यीमू से पूछता है, कल रात तुम कहाँ थे? यीमू को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर में यनचेन कहना क्या चाहता है। यीमू बोलता है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। यनचेन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में फिर से बोलता है, मेरे इस सवाल का जवाब दो, कल रात को तुम कहाँ थे और बताओ किसके साथ थे? यीमू यनचेन की नज़रों को फॉलो करता है और वो अपना कॉलर ऊपर कर लेता है और बोलता है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। यनचेन फिर से बोलता है
आखिर में कल रात तुमने किसके साथ में रात बिताई थी, बताओ। आखिर में कौन था वो? यीमू यनचेन को चेंगमू के बारे में बिल्कुल भी पता लगने नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता था यनचेन को कुछ भी पता चले, इसलिए वो ऐसे ही बोल देता है, मैं कल रात बार में था और मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो मुझे नहीं पता मैं किसके साथ था। ये सुनकर यनचेन को और भी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर में तुम्हारा मतलब क्या है? तुम किसके साथ में थे ये भी नहीं पता तुम्हें? आखिर में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतना कैसे पी सकते हो कि तुम्हें ये भी होश ना रहे कि आखिर में तुम किसके साथ हो और तुमने पूरी रात किसके साथ में बताई है? यीमू बोलता है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, ये मेरा बिजनेस है, मैं इससे डील कर लूँगा, तुम्हारा इससे कोई भी मतलब नहीं है। यनचेन बोलता है, आखिर में मेरा मतलब क्यों नहीं होना चाहिए? तुम मेरे एक्स हो, तुम कैसे लोगों के साथ में रहते हो? वो लोग गंदे हैं या सही हैं मुझे पता होना चाहिए। आखिर में उन लोगों को कोई बीमारी हुई तो उससे हमें भी खतरा है। यीमू बोलता है, तुम्हें सिर्फ गु हुआई से मतलब होना चाहिए क्योंकि वही है तुम्हारे पास में और तुम्हारे साथ में, और तुम्हें किसी से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। यनचेन यीमू की ओर गुस्से में देखता है और उसे बोलता है, यीमू याद करो तुम किस बार में थे और कौन सी जगह थे। यीमू मुंह फेर लेता है और बोलता है, अपने काम से काम रखो। यनचेन को गुस्सा आता है और वो यीमू की ओर बढ़ता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो अपनी फोन की ओर देखता है और उस पर नाम था गु हुआई। यनचेन कॉल उठाता है और बोलता है, हे। उसकी वॉइस अचानक से जेंटल लगने लगती है और वो अपने आप को काम दिखाने की कोशिश करता है। यीमू उसको ऐसा करते हुए देखता है और उसे हंसी आ जाती है। गु हुआई बोलता है, क्या तुम कुल्लून बे वाले जगह को विजिट करने गए हो? यनचेन बोलता है, हाँ। गु हुआई पूछता है, क्या तुम ब्लेज में अंदर गए घूमने? यनचेन बोलता है, अभी तक तो नहीं। गु हुआई सामने की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। यनचेन बोलता है, तुम्हें आने की क्या जरूरत है, तुम्हें वैसे भी फील्ड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो। गु हुआई गुस्से से बोलता है, मैं जानता हूँ आखिर में तुम क्या कहना चाहते हो और तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं वहाँ पर आऊँ। आखिर में तुम किसी स्पेशल इंसान के साथ में हो। यनचेन बोलता है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, आखिर में तुम क्या सोचते हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। गु हुआई बोलता है, मैं क्या सोचता हूँ? मैं कुछ नहीं सोचता, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं आने देना चाहते? क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं यहाँ आ चुका हूँ और तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। यनचेन गु हुआई की ओर देखता है और वो शॉक हो जाता है। गु हुआई पास आता है और वो यीमू की ओर देखता है। यीमू को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वो वहाँ से बिना यनचेन को कहे निकल जाता है। गु हुआई और यनचेन भी चलने लगते हैं। वो आधे रास्ते में पहुँचते हैं, तभी गु हुआई पर हमला होता है और यनचेन उसे बचाने की कोशिश करता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर गेट वन कॉलोनी थी। वो एरिया बहुत ही सुनसान था, आसपास में कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, चारों ओर कच्चा रास्ता था। यनचेन गु हुआई को कार में लेकर आता है और वो पीछे की ओर देखने लगता है और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है, गु हुआई की सांसें फूलने लगती हैं और वो तेजी से खांसने लगता है और बोलने लगता है, यनचेन तुम कहाँ जा रहे हो? यनचेन बोलता है, यीमू कहाँ है? गु हुआई बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी उसकी चिंता है? वो शायद निकल गया होगा। यनचेन के पास में कोई भी रास्ता नहीं था। वो गु हुआई की मदद करने लगता है। गु हुआई को सांसें लेने में दिक्कत हो रही थी। यनचेन पीछे से पानी निकालता है और पानी की बोतल गु हुआई को देता है। थोड़ी ही देर में यनचेन की गाड़ी पर नॉक होता है। यनचेन शीशा खोलता है और बाहर की ओर देखता है तो उसे चेंगमू दिखाई देता है। चेंगमू पीछे से उसका हुलिया देखकर ही समझ गया था कि यीमू यहाँ नहीं है। फिर भी वो गाड़ी में चारों ओर चेक करने लगता है और यनचेन को चिल्लाते हुए बोलता है, यीमू कहाँ है? यनचेन बोलता है, वो शायद निकल गया होगा। चेंगमू चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जानते हो ना ये लैंड वो गांव वाले किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहते और ऐसा होना पॉसिबल था, फिर भी तुमने उसको अकेले छोड़ दिया। उसकी गाड़ी यहीं पर खड़ी है तो वह कैसे निकल सकता है? चेंगमू बिन कुछ सोचे उस विलेज में घुस जाता है और वो देखता है कुछ लोग किसी इंसान को मार रहे हैं और उन्होंने ग्रुप बना रखा है। चेंगमू उनके बीच में कूद जाता है और उसकी नज़र यीमू पर पड़ती है जो कि बहुत ही जख्मी हालत में था और उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था।
चेंगमो जानता था ओल्ड मैन सॉन्ग का बेटा अभी अभी बिजनेस में आया है, जिसके हिस्से में ये जमीन है। उसे बिजनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। वो इस हिस्से की डील करने के लिए बेताब है। यीमू ने चेंगमो को बिना बताए यहाँ पर आने की कोशिश की और यनजन के साथ में मिलकर इस डील को क्लियर करने की कोशिश की। अगर उसे समय पर पता नहीं चलता तो पता नहीं क्या हो जाता। चेंगमो गांव वालों से झगड़ते हुए आगे बढ़ता है और वो यीमू को हक कर लेता है। चारों ओर से वो लोग चेंगमो पर हमला कर रहे थे। यीमू की सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो बेहोश होने वाला था। उसको होश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसका अंतिम समय हो और वो महसूस कर रहा था वो अब नहीं बचेगा। चेंगमो यीमू को बचाते हुए आगे बढ़ता है और उसको गोदी में भरकर बाहर लेके आने लगता है और तभी कुछ लोग आकर सामने से चेंगमो को घेर लेते हैं। चेंगमो यीमू को जमीन पर लेटाता है और उन लोगों को मारने लगता है। चेंगमो के भी चोट आ गई थी, मगर लास्ट में वो सरवाइव कर पाया क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग थी। चेंगमो को अपनी चिंता नहीं थी, वो बस यीमू के लिए बेचैन था। वो यीमू को उठाता है और कार की ओर दौड़ने लगता है। गोहुआई की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है और वो यनचैन से बोलता है उसे घर जाना है। यनचैन सोच रहा होता है मगर वो कुछ नहीं कर सकता। वो गोहुआई को घर ले जाता है। चेंगमो यीमू को कार में लेटाता है और उसकी ओर देखने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, यीमू यीमू आंखें खोलो, यीमू क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें। यीमू धीमे धीमे अपनी आंखें खोलता है और उसे सामने एक चेहरा दिखाई देता है। चेंगमो की आंखों में डर था। यीमू ये देखकर दंग रह जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है मगर वो बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था। चेंगमो यीमू को गले लगा लेता है और उसे बोलता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। यीमू अपनी आंखें खोलो, हिम्मत मत हारो। ये सुनकर यीमू को एहसास होता है कि उसे कुछ नहीं होगा, कोई तो है जो उसके साथ है और वो बेहोश हो जाता है। चेंगमो यीमू को हॉस्पिटल ले जाता है और उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। उसके बहुत सारी चोट आई थी और वो बेहोश था। डॉक्टर चेंगमो को बाहर रुकने के लिए कहते हैं। चेंगमो बहुत ही परेशान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर में वो क्या करे। वो वहीं बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। वो डॉक्टर से पूछता है मगर डॉक्टर उसको वेट करने के लिए बोलते हैं और यीमू अभी भी बेहोश था। चेंगमो इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास डॉक्टर आता है। वो इस इंसान को अच्छे से जानता था। वो जानता था ये सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर सॉन्ग है जिसने अभी अभी बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा है, जो कि पेशे से डॉक्टर है। और उसने उस रात जो गैराज में देखा था वो भी समझ गया था कि ये गे है और जिस हिस्से पर आज हमला हुआ वो भी इसी का है। चेंगमो उसकी ओर गुस्से से देखता है और उससे बोलता है, अगर यीमू को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सॉन्ग बोलता है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का भी कोई दोष नहीं था, वो जानबूझ के कराया गया था, मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम्हें क्या लगता है। चेंगमो समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, मगर वो समझ नहीं पा रहा था आखिर में इतना सब कुछ अचानक से कैसे हो गया। वो सॉन्ग की ओर देखता है और बोलता है, मुझे भी यही लगता है, क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। सॉन्ग बोलता है, नहीं मेरा कोई हाथ नहीं है। चेंगमो बोलता है, ठीक है तो तुम मुझे उस इंसान के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके दो और मैं फिर उसको देख लूँगा। अगर तुम मुझे उसके खिलाफ सबूत दे देते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। सॉन्ग बोलता है, आखिर में तुम समझ ही गए होंगे वो इंसान कौन है। चेंगमो बोलता है, हाँ शायद थोड़ा सा, मगर मैं उस इंसान को बिना सबूत के कुछ भी नहीं कह सकता, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम जानते हो ना। सॉन्ग बोलता है, मिस्टर चैन आप चिंता ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की, और वैसे भी मेरी डील आपके साथ में है। चेंगमो लियू को कॉल करता है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोलता है और सॉन्ग वहां से चला जाता है। यीमू लगभग 10 घंटे तक बेहोश था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने हाथ पर थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है। वो अपनी आंखें झुकाता है तो देखता है एक खूबसूरत सा चेहरा उसके हाथ पर रखा हुआ था और वो देखता है चेंगमो उसकी साइड में चेयर लेकर
उसके हाथ को पकड़कर लेटा हुआ है। चेंगमो के फेस पर चोट आई थी और उसने अपनी पट्टी नहीं करवाई थी, जिससे कि उसके फेस पर ब्लड सूख गया था। वो चेंगमो के फेस को देखने लगता है कि तभी चेंगमो की आंखें खुलती हैं और वो यीमू को जागता हुआ देख उठ जाता है और बोलता है, तुम ठीक हो? यीमू चेंगमो की ओर देखता है और अपनी नजर झुकाता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ। चेंगमो यीमू के करीब आता है और उसके फोरहेड को किस करता है। यीमू अपना हाथ उठाता है और चेंगमो के फेस को टच करने लगता है और उससे बोलता है, तुमने इसको साफ नहीं करवाया, तुम्हारे निशान रह जाएगा। चेंगमो बोलता है, मैं लड़की थोड़ी ही हूँ जो मुझे डर हो निशान का, या मुझे डर हो कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और उससे बोलता है, ये भी है, कोई तुम्हें पसंद करे ना करे, मगर मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। यीमू जानता था उसके लिए दोबारा से ऐसा फील आना बहुत ही मुश्किल था, मगर आज जो कुछ भी हादसे में हुआ उसके बाद में उसका दिल ये मानने के लिए मजबूर हो गया था। जिस तरह से चेंगमो ने उसको बचाया और उसको गले लगाकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो एहसास बहुत ही अजीब था और बहुत ही अलग था। इतने सालों में उसे यह एहसास कभी किसी ने नहीं दिलाया। उसे इतनी सिक्योरिटी किसी के साथ में भी महसूस नहीं हुई। अब वो इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और उससे बोलता है, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। यीमू बोलता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, अभी जो तुमने कहा वो, मैंने कहा तुम अपने चेहरे को साफ करवा लो। नहीं, उससे पहले जो तुमने कहा, बोलो प्लीज। यीमू बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर चेंगमो का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो यीमू की ओर देखने लगता है और बोलता है, क्या सच में? यीमू बोलता है, तभी नर्स पास में आती है। यीमू नर्स से बोलता है कि इसको ले जाओ और फेस को साफ कर दो। पिछली बार चेंगमो ने नर्स से और डॉक्टर से अपना इलाज कराने से मना कर दिया था, मगर इस बार वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे जाना पड़ा। वो यीमू से बोलता है, तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ। यीमू नहीं चाहता था कि उसके घर पे किसी को इन्फॉर्म किया जाए, इसलिए चेंगमो ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। यीमू के पैर में चोट आई थी और वो अपने पैर से हिल भी नहीं सकता था। वो बस बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। गो हुआई और यनचैन भी घर पर पहुंच चुके थे। अब गो हुआई पहले से ठीक था, मगर यनचैन को अभी भी चिंता थी, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा, क्या यीमू ठीक होगा कि नहीं। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी गो हुआई का फोन बजता है। गो हुआई फोन उठाता है तो वो देखता है कॉल यंग मास्टर सॉन्ग का था। वो गो हुआई से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा प्लान किसी को पता नहीं चलेगा? और तुम्हारी वजह से मैं फंसने वाला हूँ। अगर मेरे को थोड़ा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत हैं मैं चेंगमो को दे दूंगा, और वो वैसे भी सब कुछ जान चुका है। ये जो भी फील्ड में हुआ ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी, वरना यीमू को इतनी चोट नहीं आती। तुम्हारा प्लान उसका मर्डर करने का था। अगर ये बात मिस्टर चैन को पता चल गई तो तुम जानते हो क्या हो सकता है। गो हुआई बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ में धोखा नहीं कर सकते। सॉन्ग बोलता है, मैं बिजनेस में नया नया आया हूँ, मगर मुझे इतना तो पता है कि मुझे कहाँ पर फायदा है। वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड टोटो कंपनी का मालिक है, तुम्हें किसी चीज़ की क्या परवाह। अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे 12 मिलियन पहुंचा दो, वरना तुम जानते हो ना क्या हो सकता है। गो हुआई डर जाता है और बोलता है, मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँगा? क्यों नहीं ला सकते? आखिर में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतना प्यार जो करता है, क्या तुम उससे नहीं ले सकते? और वैसे भी ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहाँ से लेके आओगे? अगर तुम नहीं लाए तो तुम जानते हो क्या हो सकता है। इतना कहकर वो फोन काट देता है। गो हुआई को समझ नहीं आता आखिर में वो करे तो क्या करे। वो इतने पैसे कहाँ से लेके आए, उसके पास में इतने पैसे भी नहीं हैं। अगर वो ये बात यनचैन को बोलता है तो यनचैन उससे जरूर पूछेगा आखिर में इतने पैसे उसे क्यों चाहिए। अगर यनचैन को ये बात पता चल गई कि सारा प्लान उसका था तो वो उसे जरूर तलाक दे देगा। वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता।
गु हुआई घबरा जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो इधर उधर देखने लगता है। यन चैन रूम से बाहर आ जाता है और वो गु हुआई को परेशान होते हुए देखता है तो पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? गु हुआई बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और गु हुआई बोलता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यन चैन को समझ नहीं आ रहा था आखिर में उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा, मगर यन चैन बोलता है हाँ, और गु हुआई खुश होकर रूम में चला जाता है। यन चैन अपने मैनेजर को कॉल करता है और यीमू की रिपोर्ट देने को बोलता है और पता लगाने को बोलता है आखिर में वो कहाँ है। चेंगमो की पट्टी हो चुकी होती है। अब डॉक्टर सोंग यीमू का चेकअप करने के लिए आते हैं और उनके साथ में कई नर्स भी आती हैं। डॉक्टर सोंग का चेहरा बहुत ही स्मार्ट था और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। रात में जाते टाइम उसको लास्ट चेकअप करना था। उसने अपनी शर्ट का एक बटन खोला हुआ था और उसकी चेस्ट दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर कई नर्स ब्लश कर रही थीं और वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। यीमू का इंटरेस्ट भी मेंस में था, इसलिए वो भी उसकी ओर देखे बिना नहीं रह पाया। वो भी डॉक्टर सोंग को एक टक देखे जा रहा था और चेंगमो की नज़र यीमू पर ही थी। क्योंकि वो भी एक आदमी था तो उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी आखिर में यहाँ चल क्या रहा है। उसने डॉक्टर सोंग की ओर देखा और फिर लड़कियों की ओर देखा और फिर उसकी नज़रें यीमू पर जाकर टिक गईं। ये तो मानना पड़ेगा, डॉक्टर सोंग के चार्म से आज कोई बच नहीं सकता था। मगर न जाने क्यों चेंगमो को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो डॉक्टर सोंग की ओर देखने लगा। डॉक्टर सोंग सब समझ रहा था। वो चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, मुझे बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। चेंगमो कुछ नहीं कर सकता था, मगर वो जानता था कि डॉक्टर सोंग एक गे है, तो उसकी बेचैनी और भी बढ़ रही थी। डॉक्टर सोंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और यीमू के चेस्ट पर हाथ रखता है और वहाँ पर प्रेस करने लगता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? यीमू की नज़रें डॉक्टर सोंग से हटी नहीं रही थी और वो बोलता है, नहीं। डॉक्टर सोंग चेंगमो की बेचैनी को समझ रहे थे। उसको परेशान करने के लिए वो और भी ज़्यादा यीमू के साथ में खेलने लगता है। यीमू ये देखकर ब्लश करने लगता है। चेंगमो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बोलता है, क्या अब हो गया? डॉक्टर सोंग बोलता है, बॉडी चेकअप में पूरा कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, तुम डिस्टर्ब मत करो। फिर वो यीमू की ओर देखता है। यीमू की नज़रें डॉक्टर सोंग को देख रही थीं। इसके बाद में सारी नर्स और डॉक्टर सोंग वहाँ से चले जाते हैं। चेंगमो यीमू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, तुम्हें इतना ही देखना है तो ठीक है, मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ, तो मुझे देख लेना। यीमू समझ गया था आखिर में ये इंसान कितना मूडी है और ये कब क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता। वो चेंगमो की ओर देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता। चेंगमो अपनी शर्ट उतार देता है और यीमू से बोलता है, अब ठीक है? यीमू कुछ नहीं बोलता। फिर चेंगमो अपना पैंट खोल देता है और बोलता है, अब ठीक है? यीमू ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बोलता है, हाँ ठीक है, तुम अपने कपड़े पहन लो अब। चेंगमो अपने कपड़े पहनता है और यीमू के पास जाता है और उससे बोलता है, आखिर में क्या उसकी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव थी कि तुम उसे इतनी देर तक घूर रहे थे? यीमू बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर तुम उसे क्यों देख रहे थे? यीमू बोलता है, डॉक्टर सोंग स्मार्ट हैं। चेंगमो बोलता है, तुम सिर्फ मुझे घूर सकते हो और किसी को नहीं, तुम चाहो तो मैं और भी कपड़े उतार सकता हूँ। यीमू स्माइल करता है और चेंगमो का मजाक उड़ाने लगता है। चेंगमो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो यीमू का हाथ पकड़ लेता है और उसका फेस अपनी तरफ कर बोलता है, तुम सिर्फ मेरी आंखों में देखो और मुझे देखो और किसी को देखने की तुम्हें परमिशन नहीं है। यीमू बोलता है, ठीक है। चेंगमो यीमू के फेस को टच करने लगता है और उसको किस कर लेता है। यीमू अपना हाथ बढ़ाता है और चेंगमो के स्कार पर किस करता है और उसकी आंखों पर किस करता है। चेंगमो ये देख करके शॉक हो जाता है कि सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड है। चेंगमो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो यीमू के बेड पर जाकर लेट जाता है और उसको किस करने लगता है और उसको टाइटली हग करने लगता है। यीमू बोलता है, देख लो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं हिल भी नहीं सकता। चेंगमो उसको गर्दन पर किस करता है और उसकी ओर देखने लगता है
और फिर उसके लिप्स पर किस करता है और चैंगमो बहुत ही एक्साइटेड महसूस करने लगता है, मगर वो सामने वाली पार्टी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। चैंगमो के हार्मोन्स एक्टिव हो चुके थे, मगर वो जानबूझकर भी ऐसा नहीं करेगा, न ही अनजाने में। यीमू बोलता है, क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? ये देखकर चैंगमो उसकी ओर देखने लगता है और बोलता है, क्या तुम कर पाओगे? यीमू अपनी नजरें नीची कर लेता है। तभी उसका मोबाइल पर एक मैसेज आता है। यीमू अपना मोबाइल उठाता है और देखता है वो एक मेल था और एक कंपनी की तरफ से मैसेज था। मगर जब उसका ध्यान मेल पर जाता है तो वो देखता है यनचेन का मेल था। वो चैंगमो से उसको छुपाने की कोशिश करता है और उसका रिप्लाई दे देता है, जिसमें लिखा था, क्या तुम ठीक हो? और यीमू रिप्लाई देता है, मगर चैंगमो की नजरें काफी तेज थी। उसकी नजर ऊपर लिखे नेम पर पड़ती है और उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगता है। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और जल्दी से मोबाइल को ऑफ करके रख देता है। वो यीमू से पूछता है, क्या तुम अब भी इसके साथ कांटेक्ट में हो? यीमू बोलता है, नहीं, वो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड मेल था। चैंगमो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। यीमू चैंगमो को किस करता है और बोलता है। चैंगमो वहाँ से चला जाता है और यीमू अपना मोबाइल खोलता है। उस पर एक और मेल था जिसमें लिखा था, तुम कहाँ हो? अब यीमू इसके साथ में कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था। वो जानता था अगर ये बात यनचेन को पता चलती है और अगर पिछले कुछ मैसेजेस चैंगमो देख लेता है तो वो जरूर ही गुस्सा होगा और वो उससे लड़ने की कोशिश करेगा और वो चैंगमो के साथ में अब ज़्यादा झगड़ा नहीं कर सकता। इसीलिए वो यनचेन से कहना चाहता था, मेरा तुमसे अब कोई कांटेक्ट नहीं है और मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। गो हुआई अभी भी डॉक्टर सॉन्ग के बारे में सोच रहा था। वो चाहे डॉक्टर सॉन्ग को कितना भी धमका ले और उसके सीक्रेट्स रिवील करने की बातें कर ले, मगर डॉक्टर सॉन्ग डरने वालों में से नहीं था। उसने उसको साफ धमकी दे दी, किसी भी कीमत पर उसे पैसे चाहिए, और गो हुआई कुछ ना कर सका। गो हुआई बेड पर बैठा हुआ था। तभी किचन का दरवाजा खुलता है और यनचेन अपने हाथ में बाउल लेकर आ रहा होता है और उसकी आंखों में बहुत ही गुस्सा था। गो हुआई इस लुक को अच्छे से जानता था। वो चाहता था जो वो सोच रहा है वैसा ना हो, वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो बस उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ये सोचते हुए वो बेड से उठता है, मगर उसके पैर हिलने लगते हैं। वो यनचेन के पास जाता है और उसके सीने से लगकर यनचेन के फेस को टच करना चाहता है, मगर तभी यनचेन उसको धक्का देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। गो हुआई पूरा कांप जाता है और कांपते हुए ही बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं बस चाहता था कि तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं जानता हूँ तुम उसे हमेशा मैसेज भेजते हो और उसके पास जाने की कोशिश करते हो, और यहाँ तक कि तुम नींद में उसी का नाम लेते हो। मैंने सॉन्ग के साथ में प्रोजेक्ट साइन किया था, मैं उसके साथ में काम करना चाहता था, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो इसी बात को दोहराया जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका गोरा चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बहुत ही पिटीफुल लग रहा था। अगर पहले जैसा होता तो यनचेन उसे अब तक हक कर चुका होता और उसको चुप करा चुका होता, मगर न जाने क्यों यनचेन को ऐसा एहसास नहीं हो रहा था और वो वहीं पर खड़ा था। यनचेन अपनी आंखें उठाता है और गो हुआई की ओर देखने लगता है। गो हुआई यनचेन से आंखें मिलाता है और अपनी नजरें झुका लेता है और उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो गुस्से में बोलता है, तुमने उसको खाने पर ही नहीं बुलाया था उस दिन, तुमने उसको घर भी छोड़ा था। मुझे बहुत ही जलन होती है, इसीलिए मैंने ये सब किया। यनचेन की आंखें बहुत ही उदास थीं और वो गुस्से से बोलता है, तुमने अपनी जेलसी के लिए एक इंसान को मारने के लिए किसी को हायर किया? गो हुआई का ऐसा रूप यनचेन ने कभी नहीं देखा था। गो हुआई बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यनचेन, इसीलिए मैंने ऐसा किया। यनचेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गो हुआई की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो बोले जा रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा कुछ कर दिया। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया है, मुझ पे विश्वास करो,
मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हम फ्यूचर में खुश रहें। यन चैन अपना सर पकड़ लेता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। जब गुहुआई ये देखता है कि सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो आगे बढ़ता है और यन चैन को हक कर लेता है और बोलता है, इन दिनों मैं आधी रात को उठ जाता हूँ और हमेशा ही उन फोटोज़ को देखता रहता हूँ जो हमारी शादी के हैं, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम आधी रात में उठते हो और उसके मेल्स का इंतज़ार करते हो और तुम उसके फ़ोटोज़ को देखते हो। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, मैं अपने आप को सच में कंट्रोल नहीं कर सका। तुम हमेशा कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर मुझे कभी ऐसा एहसास क्यों नहीं होता फिर। यन चैन लो वॉइस में बोलता है, अगर मैं उससे प्यार करता होता तो उसे मुसीबत में क्यों छोड़ता और तुमको दवा देने के लिए घर क्यों लेके आता। गुहुआई अपना सर झुकाता है और यन चैन के कंधे पर रख देता है। मुझे नहीं पता, पर तुम हमेशा मुझे पहले रखते हो, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया। मैंने चुपचाप से देखा है तुम्हारे मोबाइल को। तुम्हारा मोबाइल हमेशा ही अनडायल नंबर से भरा रहता है और तुम्हारे मोबाइल में बहुत सारे ड्राफ्ट मैसेजेस पे हैं और तुम हर रात लिखते हो मैसेजेस। तुम कहते हो तुम ब्रेकअप कर चुके हो, मगर तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए हो। यन चैन अगर वो मर जाता है तो तुम उसके पास कभी नहीं जा पाओगे। मैं बस चाहता हूँ कि वो बस इस दुनिया से गायब हो जाए और हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाए। यन चैन की आंखें बहुत ही शांत थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो उसको यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर ले, मगर गुहुआई कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा। वो उसके साथ में रहता है, समय गुजारता है, रातें गुजारता है, मगर उन दोनों के बीच में अभी भी वो रिश्ता नहीं है। यन चैन समझता था गुहुआई बहुत ही प्योर और इनोसेंट है, मगर उसका ये साइड देखकर वो भी दंग रह गया। वो देख रहा था उसके सामने खड़ा गुहुआई कस्में खाए जा रहा है, मगर यन चैन को उसकी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने नफरत के चलते क्या क्या नहीं किया। वो इस इंसान के साथ में इतने टाइम से है, वो इस इंसान को अब तक नहीं जान पाया और अब तक नहीं समझ पाया। उसको लग रहा था इस इंसान को उसने कभी जाना ही नहीं। वो इंसान कौन था जिसके साथ में वो इंटरनेट पर बातें किया करता था और गेम खेला करता था? क्या ये वही इंसान है? यन चैन अपनी नजरें झुकाता है और अपने दिल में सवाल पूछने लगता है। गुहुआई उसकी ओर देखता है और बोलता है, यन चैन मत जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम बस उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ता जाता है और यन चैन को कमर से पकड़ लेता है। ऐसे लग रहा था मानो यन चैन इस दुनिया से ही जाने वाला है। यन चैन गुहुआई की ओर देखता है और अपने दांतों को ग्रीट करता है। गुहुआई बोलता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसको मारने के लिए कुछ लोग भेजे तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो? मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने कभी भी इतनी गंदी चीज़ें किसी के बारे में नहीं सोची हैं। बस सिर्फ उसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ उसे कंट्रोल नहीं हो पाता। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो मर जाए और इस दुनिया से गायब हो जाए। यन चैन को इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो बोलता है, क्या तुम अभी उससे इतना ही नफरत करते हो? मौत के बारे में सोचकर भी तुम दोबारा से मौत मौत किए जा रहे हो। ऐसा लगता है कि अभी भी उसे मौत के द्वार तक पहुंचाने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा और तुम फिर भी चाहते हो कि वो मर जाए। गुहुआई कुछ नहीं बोलता और अपनी नजरें नीची कर लेता है। यन चैन जाने लगता है। गुहुआई उसे पकड़ लेता है और बोलता है, यन चैन मेरी सिर्फ एक बार मदद कर दो। मुझे सिर्फ 12 मिलियन चाहिए। इसके बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़। यन चैन बोलता है, तुम में मुसीबत वाली है, तुम ही डील करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। गुहुआई उसको हाँ कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, एक बार मेरी मदद कर दो, इसके बाद मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगूंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था, तुम शादी पे किया प्रॉमिस कैसे भूल सकते हो? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था हम हमेशा खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हो? तुम तो मुझे पसंद करते हो ना। हमारी रिंग्स को देखो, हमने क्या प्रॉमिस किया था। यन चैन को कुछ भी समझ नहीं आता और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो कमज़ोर पड़ रहा होता है, मगर वो ऐसे इंसान का साथ भी नहीं देना चाहता था। वो गुहुआई को धक्का देता है और खुद से दूर कर देता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है और दरवाज़ा लगने की आवाज़ आती है। गुहुआई उसको जाते हुए देखता रहता है और वो बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था
और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।